नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर भी ये खबरें गैर मामूली तौर पर वायरल होती हैं। लेकिन नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि खबरों से पहले हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का ज़रूर पेश करते हैं जो रोज़ाना सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ शाये की जाती है। तो बहरहाल आज जो हदीस मुबारक का हम आपके सामने पेश कर रहे हैं वो ये है कि ऐसा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि ऐसा इशारा भी हराम है जिससे किसी शख्स को रंज पहुँचे। तो बहरहाल नाज़रीन, खबरों का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह कौमी सतह पर एक बहरान की कैफियत पाई जाती है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में महंगाई अपने नुक्ते उरूज पर पहुँच जाएगी, महंगाई आसमान को छूने लगेगी और ख़ास तौर पर जो खाने पीने की अशिया है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने वादे कर दिया है कि जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि अब हुक्मरानी मोदी के बस की बात नहीं है, क्योंकि मोदी की उम्र 76 साल हो चुकी है और ऐसा लगता है कि उन्हें भी अब जैसा कि बीजेपी का उसूल है उन्हें भी घर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि 12 साल हो गए हैं, 12 साल में हिंदुस्तान की हालत मोदी ने क्या कर दी है, बीजेपी ने क्या कर दी है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और इसलिए जानते हैं कि अपोजिशन कायदीन बार बार यही कह रहे हैं कि मोदी हो या बीजेपी के कायदीन हो वो मुल्क को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं, मुल्क का भला नहीं कर रहे हैं। और हद तो ये है कि खारजी पॉलिसी से लेकर दाखिली जो पॉलिसी है वो तो मुल्क दुश्मन पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं और इसमें कोई शक भी दिखाई नहीं देता। वैसे भी नाज़रीन, अगर मोदी जी की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि आलमी सतह पर मोदी जी ने जो हिंदुस्तान की इज़्ज़त हुआ करती थी, जो वक़ार हुआ करता था, जो हिंदुस्तान की छवि हुआ करती थी, इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अहम किरदार अदा किया करते थे। तो आपको बताने का ये मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं वो मोदी जी में नहीं आई है और मोदी जी बड़ा बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम नहीं करते, ये अपोजिशन कायदीन कहते हैं। तो बहरहाल मोदी जी की हुकूमत में आप बता दूं कि नीट यानी मेडिकल कोर्सेज़ में ख़ास तौर पर MBBS है, BDS है और आयुष के जो कोर्सेज़ है BAMS, BUMS, BHMS वगैरह और दूसरे मेडिकल कोर्सेज़, पैरामिलिट्री कोर्सेज़ के लिए में दाखिलों के लिए नीट का एहतमाम किया जाता है। नीट की बुनियाद पर ये दाखिले दिए जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि नेशनल यानी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने के ज़ेर एहतमाम नीट का एहतमाम किया जाता है और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की हुकूमत ने तमाम तालीमी इदारों में, तालीमी एजेंसियों में, यूनिवर्सिटीज़ में RSS के कुंदों को यानी अपने आदमियों को बिठा रखा है। और आप याद रखिए कि जो आदमी नाअहल होता है कि यानी अनफिट होता है उसको अगर आप किसी अहम ओहदे पर बिठा देते हैं तो फिर वो क्या करेगा बेचारा। तो बहरहाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट का एहतमाम करती है। 3 मई को नीट का एहतमाम किया गया सारे मुल्क में। आपको बता दूं कि 22,29,000 लड़के लड़कियां नीट का इम्तिहान लिखे और अब ये कहा गया है कि नीट का जो गेस पेपर था या नीट का जो पेपर था वो पेपर लीक हो गया, जिसके नतीजे में NTA ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट के जो इम्तिहान 3 मई को मुनक़िद हुआ था, मुसाबक़ती इम्तिहान, उसे मनसूख कर दिया है। अब ये इम्तिहान कब होगा, कैसे होगा, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी आपको बता दूं कि जहाँ तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का सवाल है तो वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा कीजिए कि नीट का इम्तिहान मनसूख होने के बाद बच्चों में जिस तरह की बेचैनी पाई जाती है, जिस तरह की अदम इत्मीनानी पाई जाती है, वो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरों से ज़ाहिर होता है। आप देखेंगे दिल्ली से लेकर तमाम रियासतों में नीट को मनसूख किए जाने की मुखालिफत की जा रही है और एहतजाज कर रहे हैं, तलबा एहतजाज पर उतर आए हैं और केजरीवाल ने तो कह दिया है कि तमाम बच्चे जो नीट लिख चुके हैं वो सड़कों पर आ जाएं और मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई मरतबा ऐसे के वाक़यात हो चुके हैं। इवन आप देखेंगे कि UPSC के बारे
بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر بھی تعصب اور جانبداری برتی جا رہی ہے، یہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں اروند کیجریوال، انہوں نے طلباء کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مودی حکومت کے خلاف، NTA کے خلاف سڑکوں پر اتر آئیں۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک نیٹ کا سوال ہے، نیٹ منسوخ کر دیا گیا ہے، اب کب ہوگا اس کا متعاقب اعلان کیا جائے گا، یہ کب اعلان کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو اپنے پروگرام کے ذریعے بتائیں گے۔ لیکن آپ کو ایک اور خبر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی 2014 سے پہلے چیف منسٹر گجرات کے عہدے پر فائز تھے۔ 2002 میں مسلم کچھ فسادات وہاں ہوئے تھے، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تھا، اور وہاں کے جو درندے تھے، وہاں کے جو کمیونل ڈاگس تھے، کتے تھے، انہوں نے واضح طور پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بارے میں کہا کہ نریندر مودی نے پولیس کو کھلی چھوٹ دی تھی، فرقہ پرست درندوں کو، فرقہ پرست کتوں کو یعنی کمیونل ڈاگس کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ اور ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت وزیر اعظم نریندر مودی اس بات پر چیخا کرتے تھے، بہت چیخ پکار کرتے تھے ڈاکٹر منموہن سنگھ کے خلاف کہ ان کے حکومت میں، UPA کی حکومت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 55 سے لے کر 60 روپے فی لیٹر ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، روپے کی قدر گرتی جا رہی ہے، اور اس وقت جو ڈالر کے بنسبت روپے کی جو قدر تھی وہ 60 روپے کے اندر باہر تھی۔ اس کے باوجود بھی مودی جی بہت چیخا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے مودی جی کے منہ سے ایک آواز نہیں نکل رہی ہے، ایک چیخ نہیں نکل رہی ہے، کیونکہ سارے ہندوستانیوں کے منہ سے چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ اب آپ کو بتا دوں کہ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ اس قدر گر گیا ہے کہ تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ڈالر کے مقابلے روپیہ 95 روپے 63 پیسے ہو گیا ہے، اور اس کا صحرا وزیر اعظم نریندر مودی کے سر جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو پھولوں سے سجا دینا چاہیے، ان کو پھولوں کے ہار ڈالنا چاہیے کہ انہوں نے جس طرح ڈاکٹر منموہن سنگھ کے خلاف باتیں کی تھی، اب ان کے خلاف بھی باتیں کی جانی چاہیے۔ لیکن گودی میڈیا جو بھگت ہیں ان کے، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو مودی جی ہے اور مذہب کی بنیاد پر یعنی مذہبی افہیم دے دی گئی ہے، اور وہ مذہبی افہیم کے نشے میں مست سو رہے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ مودی حکومت کیا کر رہی ہے، کس طرح ان پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، کس طرح مہنگائی بڑھا رہی ہے، کس طرح پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، کس طرح دالوں کی قیمت میں، اشیاء ماحتیاج کی قیمتوں میں، اناج کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی چیز کی قیمت گھٹ رہی ہے تو وہ انسان ہے، اور انسان کے پسینے کی، انسان کے خون کی قیمت گرتی جا رہی ہے مودی جی کے حکومت میں۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اب روپے کی قدر گھٹ جاتی ہے تو وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ مذہب بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اور اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ پولیٹیکل جو الوز ہوتے ہیں وہ دوسروں کو الو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ الو بننے کے قابل بھی نہیں رہ جاتے۔ تو بہرحال ناظرین وزیر اعظم نریندر مودی کی جو پارٹی ہے، اس پارٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس پارٹی کو لے کر لوگ کافی بدنامی یعنی کا جتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مودی حکومت میں اور مودی کے جو لیڈرز ہیں BJP کے، انہوں نے کئی دلت لڑکیوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے، کئی عورتوں کی عزتیں لوٹی ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ اتر پردیش کی کئی مثالیں ہمارے پاس ہیں، کئی ریاستوں کی مثالیں ہمارے پاس ہیں جہاں پر BJP لیڈروں نے اپنے مختلف عورتوں کے ساتھ یا پھر آپ دیکھیں گے کہ دلت لڑکیوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا ہے۔ تو بہرحال وزیر اعظم بھی حالیہ عرصے کے دوران اپنا منہ کالا کیے تھے، لیکن ان کا منہ کالا کرنا الگ تھا۔ کیسے تھا؟ اب تمل ناڈو میں وہ جا رہے تھے، کہا یہ جا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی اسکن کو ڈارک بنانے کے لیے، ڈراؤنیا ثابت کرنے کے لیے میک اپ کروایا تھا۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ منہ کالا کریے یا آپ منہ وائٹ کر لیجئے یا سفید کر لیجئے، یہ میک اپ کا کمال ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ آپ کو ایسی حکمرانی کرنی چاہیے، اگر آپ کا رنگ کالا بھی ہو تو آپ کالے نہ دکھائی دیں، بلکہ آپ کا دل سفید ہونا چاہیے، آپ کے دل روشن ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین ہمارے وزیر اعظم نے میک اپ کیا اور اپنا منہ کالا کر لیا تھا، یہ کہا جا رہا ہے۔ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیسے بھی کر سکتے ہیں، اگر ان کو کرنے آتا ہے تو کریں گے۔ تو بہرحال ناظرین یہ وزیر اعظم ہمارے ہیں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ وزیر اعظم کی پارٹی کا ایک مملکتی وزیر داخلہ ہے جس کا نام ہے بنڈی سنجے،
سنجے جو تعلق رکھتا ہے تلنگانہ کے کریم نگر سے. آپ کو بتا دوں کہ بنڈی سنجے وزیر اعظم کی چپل، آپ کا اندازہ کیجئے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی. اس کی قیمت کا اندازہ آپ وزیر اعظم تو دور کی بات ہے امت شاہ کی چپل سے لگا سکتے ہیں. امت شاہ ایک مندر آتا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ تلنگانہ کے ایک مندر پہنچتے ہیں اور وہاں پر وہ چپل باہر رکھتے ہیں. جیسے ہی وہ مندر کے باہر نکلتے ہیں بنڈی سنجے دوڑ کر وہ چپل اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے بنڈی سنجے کو چپل اٹھانے کا انعام دیا جاتا ہے اور اسے مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنا دیا جاتا ہے. ایک شخص جو کونسلر کا الیکشن جیتا تھا وہ کبھی ایم ایل اے نہیں بن سکا تھا تو بہرحال ایم پی بنتا ہے. ایم پی بن کر آپ کو بتا دوں کہ وہ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بن جاتا ہے. اب وہاں یہ ہے کہ قانون کی رکھوالی کا دعویٰ کرنے والے بنڈی سنجے کا بیٹا ایک لڑکی سے منہ کالا کرتا ہے. لڑکی کی عمر 17 سال ہے اور پھر تلنگانہ پولیس اس کے خلاف زبردست دباؤ کے بعد پاکسو کے تحت یعنی پروٹیکشن آف چلڈرنز فرام سیکشول آفینسز کے تحت مقدمات درج کیا کرتی ہے. اور پھر آپ کو بتا دوں کہ اس کے خلاف ایک لیڈی ڈی سی پی یعنی خاتون ڈی سی پی کے قیادت میں ایس آئی ٹی قائم کی جاتی ہے اور ریتی ریج ڈی سی پی جو ہیں کوکٹ پلی کی وہ اس کیس کی تحقیقات شروع کر دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ وہ فرار ہے یعنی بنڈی سنجے کا بیٹا فرار ہے اور وہ مل نہیں پا رہا ہے. اس کا فون سوئچ آف بتا رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بنڈی سنجے کے گھر پر اس خاتون ڈی سی پی نے اپنی ٹیم کے ساتھ دھاوا کیا، اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران اطلاع آتی ہے کہ بنڈی سنجے کا بیٹا جو ہے بھگیرت بنڈی سنجے وہ تلنگانہ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ انٹرم بل عبوری ضمانت حاصل کر سکے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسے عبوری ضمانت ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن ایک بات یہ ہے کہ تلنگانہ حکومت کا، تلنگانہ کی پولیس کا یہ کڑا امتحان ہے، یہ آزمائش ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کو اہمیت دیں گے یا پھر پولیٹیکل دلالی جو ہوتی ہے سیاسی دلالی اس کو اہمیت دیں گے. یہ سب سے اہم بات ہے. اور اگر آپ کو بتا دوں کہ اگر بنڈی سنجے کا بیٹا اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اسے فوری گرفتار کرنا چاہیے اور اگر عام آدمی کا بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ نظر رکھیے ضرور کہ بنڈی سنجے کے بیٹے کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا یا پھر اسے کلین چیٹ دے دی جاتی ہے. اور یقین مانیے کہ اس لڑکی نے دعویٰ کیا کہ ایک نہیں بلکہ دو مرتبہ اسے زبردستی شراب پلا کر اس کا جنسی استحصال کیا ہے بنڈی بھاگیرت نے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو متاثرہ لڑکی ہے اس سے خاتون ڈی سی پی نے بات کی ہے اور پھر دوبارہ بات کرنے والی ہے. اس کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ بنڈی سنجے کے بیٹے کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. لیکن بنڈی سنجے نے کہا کہ مجھے بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہے، جبکہ سماجی جہدکاروں نے، طلبہ تنظیموں نے، طلبہ نے احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے بنڈی سنجے کو اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانے کا مطالبہ کیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ بنڈی سنجے میں اتنی اخلاقی جرت ہے اور طاقت ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے جب تک ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات پوری نہیں ہوتی. یہ ایک اہم سوال ہے اور بنڈی سنجے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ یقیناً وہ باپ ہے بیٹے کے، لیکن جس بیٹی کی عزت لوٹی گئی ہے اس کا بھی کوئی تو باپ ہوگا، اس کی بھی تو کوئی ماں ہوگی. آپ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر بنڈی سنجے کا بیٹا اس طرح ایک لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے تو اس کے بہن کے ساتھ اگر کوئی منہ کالا کرے گا تو کیا وہ برداشت کرے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب سے بڑا سوال ہے، کیا وہ برداشت کرے گا؟ اس طرح کی حرکت کبھی برداشت نہیں کرے گا اور کوئی غیرت مند کبھی برداشت نہیں کرتا. اور یقین مانیے کہ آج اس لڑکی کے ساتھ 17 سالہ لڑکی کے ساتھ جس طرح کی حرکت بنڈی سنجے کے بیٹے نے کی، جو جس طرح کا اس لڑکی نے عائد کیا ہے، اس کے بعد تو بنڈی سنجے کو اپنے عہدے پر رہنے کا حق نہیں پہنچتا. تو بہرحال اب دیکھنا ہے کہ بنڈی سنجے اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنڈی سنجے کے بیٹے کو گرفتار کیا جاتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنڈی سنجے کے بیٹے کو تلنگانہ ہائی کورٹ عبوری راحت دے گی، کیونکہ یہ سنگین مسئلہ ہے. تلنگانہ ہائی کورٹ کے ججز کو جو اس درخواست کی سماعت کر رہے ہیں انہیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ایک بچی کی عزت کا سوال ہے اور ایک مرکزی وزیر کا بیٹا اس میں ملوث ہے. ایسے میں یہ معاملہ بہت سنگین ہوتا ہے. اب تمام نظریں تلنگانہ ہائی کورٹ پر بھی ہے اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ تلنگانہ ہائی کورٹ وہ ہے مظلوم کا ساتھ دے گی کیا ایک وزیر کا ساتھ دے گی. یہ ایک اہم سوال ہے. تو بہرحال ناظرین جب اس نیوز میں ڈیولپمنٹ ہوگا، کچھ نئی نیوز آئے گی تو ہم آپ کو ضرور اس بارے میں سنانے والے ہیں. بہرحال ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تامل ناڈو میں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تامل ناڈو میں ڈی ایم کے جو لیڈر ہیں ادیا ندھی اسٹالن، سابق چیف منسٹر تامل
स्टालिन के ये बेटे हैं और उन्होंने सनातन धर्म के बारे में बहुत हद तक आमेज बात की थी, जिसके बाद जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं वो बड़े औंट गए थे। अब सनातन धर्म के मानने वालों को एक बड़ा झटका स्टालिन ने दिया है और कहा है कि वो भी असेंबली में ऐवान में बबांगे दहल कहा है कि सनातन धर्म लोगों को तकसीम कर रहा है, लोगों को बांट रहा है और तशद्दुद की तालीम देता है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए, अबॉलिश कर देना चाहिए। उसी तरह जिस तरह मसले कश्मीर के आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, अबॉलिश किया गया, इसी तरह सनातन धर्म को भी अबॉलिश कर देना चाहिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि अब सनातनियों का क्या होगा हाल और वो किस तरह औंट रहे होंगे, किस तरह उबल रहे होंगे, तो अब ये देखना है। लेकिन इनमें हिम्मत नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि उद्यान निधि जो स्टालिन है उन्होंने ऐवान में असेंबली में ये बात की है, कमरे में बात नहीं की है। अब देखना है ये है कि इनमें हिम्मत कितनी है कि स्टालिन से क्या इंतकाम लेते हैं और क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं। वैसे भी 2023 में भी सनातनियों को उन्होंने जोरदार तमाचा रसीद किया था, उसके बावजूद ये उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो बहरहाल नाज़रीन, वो मजहब जो तशद्दुद की तालीम नहीं देता, मोहब्बत की तालीम देता है, वो मजहब को बदनाम करना बुरी बात है। तो बहरहाल हर कोई हिंदू जो है वो दहशतगर्द नहीं होता, हर कोई हिंदू तशद्दुद पसंद नहीं होता, क्योंकि आप देखेंगे कि अच्छे बुरे तमाम मज़ाहिब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। जहां स्टालिन है वहां योगी आदित्यनाथ भी है, जहां पर गांधी है वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह नाथुराम गोडसे भी है, जहां पर आप देखेंगे गोगोई है वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा भी है। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छाई बुराई तो लगी रहती है, जहां पर राम है वहां पर रावण भी है। तो कहने का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि जहां जहां बुराई होगी वहां अच्छाई भी होगी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, और क्यों निशाना बनाया है ये इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसलिए कि मोदी जी ने कहा, हिंदुस्तानियों को ये मशवरा दिया कि आप 1 साल तक जेवरात ना खरीदे। वाह मोदी जी, मोदी ने तो कमाल कर दिया। और भक्तों अब भुगतो, क्योंकि अब तुम्हें भुगतने का वक्त आ चुका है। और बार बार तुम बकौले लालू प्रसाद यादव मोदी 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 के जो नारे लगा रहे थे, अब वो मोदी तुम्हें तख्ते से लगा रहा है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि सोना ना खरीदो 1 साल तक, तो फिर अब ये सोने के जो व्यापारी हैं, सोने के या जौहरी जो हैं, क्या वो करेंगे? वो क्या पानी भरेंगे? क्या वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सरकारी क़ियामगाह जाकर वहाँ पानी डालेंगे दरख्तों को, या जानवरों को या परिंदों को चारा देंगे? ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल भक्तों भुगतो, अब आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह ये भुगतने वाले हैं। 1 साल तक अगर इनके पास सोना खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा तो क्या करेंगे? ये लाखों की तादाद में मुलाजिमीन हैं, उनका क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। तो भक्तों भुगतो, अब ये हाल होने वाला है। कहने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म जैसे ही ये कहते हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदे, सारे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो जाते हैं। जो कल तक बीजेपी को वोट देते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाते थे, आज मोदी जी को प्यारे प्यारे गालियां दे रहे हैं। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोदी जी ने कहा कि लोग बाहर ना जाएं, जबकि अगले माह ही हो सकता है कि इस माह ही वो बैरूनी दौरे पर रवाना होने वाले हैं। और आपको ये भी बता दूं कि मोदी जी कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की देखकर इस्तेमाल करें, पेट्रोल और डीजल। जबकि आपको बता दूं कि शंकराचार्य स्वामी अधिमक्तेश्वर ने वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जनाब, पहले 8,000 करोड़ रुपए का जो आप तैयारा इस्तेमाल कर रहे हैं वो फौरन बेच दीजिए, फरोख्त कर दीजिए, मुल्क के बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। कोई हल्का फुल्का तैयारा लीजिए और वो इस्तेमाल कीजिए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि लोग, आम आदमी, पॉलिटिशियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तो सारी दुनिया में मौजूद मजाक बन गए हैं। अब शंकराचार्य भी उनका मजाक उड़ाने लगे हैं। ओहो भक्तो भुगतो, तो ये है। अब आगे और देखिए क्या क्या होने वाला है। पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, खाने पीने की कीमत, चाय की कीमत, यानी हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो सकता है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में कहा कि आप पेट्रोल और डीजल कम खर्च कीजिए, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के काफिलों में जो कारें होती है, क्या वो उन कारों को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? भक्तो भुगतो, अब अंदाजा लगा दो क्या होने वाला है। और वैसे भी नाज़रीन, आपको बता
बता दूं कि हमारे वज़ीर आज़म जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि आप फलां एहतियात बरतिए, आप फलां एहतियात बरतिए, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी कायदीन के बच्चों की जो शादियां हो रही हैं उस पर करोड़ों रुपए जो खर्च हो रहे हैं, क्या उस खर्च को वो बचा पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन भक्तों के लिए तो मैं समझता हूं कि तबाही का वक्त आ गया है। अब भक्तों को बर्दाश्त करना पड़ेगा महंगाई, भक्तों को बर्दाश्त करना पड़ेगा किल्लत का, भक्तों को इवन किसान विचारों से कहा जा रहा है कि आप जो है वो बैरूनी जो खाद आ रही है वो इस्तेमाल ना करें बल्कि देसी तरीके अपनाएं। तो क्या तरक्की हो गई है मोदी जी दौरे इख्तिदार में, आप अंदाजा कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि मोदी जी बैरूनी दौरे पर भी रवाना होने वाले हैं और ये कहते हैं कि बैरूनी दौरे पर ना जाएं, वहाँ बैरूनी दौरों में शादी ना करें, इस तरह की वो बातें करते हैं। और नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक सोने के इस्तेमाल का सवाल है, हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा सोना हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कंज्यूम किया जाता है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि 2025-26 के दौरान हिंदुस्तान ने तकरीबन 72 अरब डॉलर का सोना इंपोर्ट किया था और सबसे उसके बाद 2024-25 में 58 अरब डॉलर का, 2023-24 में 45 से लेकर 45.54 अरब बिलियन डॉलर्स का और 2022-23 में 35 बिलियन डॉलर का, 2021-22 में 46.14 बिलियन डॉलर्स का और 2020-21 में 34.62 बिलियन डॉलर्स और 2019-20 में 28.2 बिलियन डॉलर्स का सोना इंपोर्ट किया था। और आपको बता दूं कि जो सोना हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है उसका 40% सोना स्विट्जरलैंड से आता है। फिर अगर आप दूसरे नंबर की बात करते हैं तो मुत्तहिदा अरब इमारात से 16% सोना हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है। जुनूबी अफ्रीका से 10% सोना हिंदुस्तान दरामद करता है। वैसे भी नाज़रीन, सोना ही नहीं बल्कि प्लेटिनम की अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान में प्लेटिनम भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और प्लेटिनम के बारे में आपको बता दूं कि 1 तोला प्लेटिनम हैदराबाद में 64,320 रुपये फी तोला फरोख्त हो रहा है, जबकि ब्रांडेड 10 ग्राम का जो प्लेटिनम बिस्किट है उसकी कीमत 75,235 से लेकर 83,490 रुपये तक है। तो बहरहाल मोदी जी किस कदर दानिश्वर है, मोदी जी किस कदर होशियार है, मोदी जी किस कदर यानी चालाक सियासतदान हैं, अच्छे हुक्मरान हैं, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। कल मोदी जी ने तेलंगाना में ये बात की, उसके 24 घंटों के अंदर कितने मोदी जी होशियार है अंदाज़ा लगाइए, किस तरह मुल्क को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं आप अंदाज़ा लगाइए। मोदी जी ने जैसे ही ये बयान दिया उसके 24 घंटों के अंदर आपको बता दूं पहले 12 घंटे के अंदर 6 लाख करोड़ था, 6.5 यानी 6.5 लाख करोड़ का कंज्यूमर्स को या इन्वेस्टर्स को, सरमायाकारों को नुकसान हुआ। और आप जानकर हैरत होगी कि आज तो यानी सेंसेक्स जो है वो क्रैश हो गया है, 3,000 पॉइंट तक गिर गया है और औंधे मुंह गिरा है, जबकि 4 सेशंस में हिंदुस्तानी में जो कंज्यूमर इन्वेस्टर्स है उनको 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की यानी उनकी क्या कि मेहरबानी है, उनकी काबिलियत का नतीजा है। वो कितने काबिल है उससे आप अच्छी तरह अंदाज़ा लगा ले सकते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म किस कदर काबिल है। इतने काबिल है कि हुजूमी तशद्दुद में मुसलमान शहीद होते हैं तो इनका मुंह बंद रहता है, किस कदर काबिल शख्स हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि दलित लड़कियों का रेप होता है, इनका मुंह खुलता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भाइयों बहनों की बात करते हैं, ये इतने होशियार हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि सोना खरीदने से वज़ीर आज़म रोक रहे हैं, खाने पीने से वज़ीर आज़म रोक रहे हैं, आने जाने से वज़ीर आज़म रोक रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि 12 साल के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की हुकूमत ने हिंदुस्तान को तबाह व बर्बाद कर दिया है। ये मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि राहुल गांधी कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं और कहते हैं कि जब इंतखाबात ख़त्म हो गए आसाम के, तमिलनाडु के, केरला के, पुडुचेरी के और मगरबी बंगाल के, उसके बाद वज़ीर आज़म को बहरान याद आया है। कितने महान हमारे वज़ीर आज़म हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने वाला है या हो सकता है, क्योंकि आपको बता दूं कि हरदीप सिंह पुरी वज़ीर पेट्रोलियम है, उन्होंने कल ही कहा था कि सरकारी तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, लेकिन वज़ीर आज़म का हाथ पत्थर के नीचे है, इसलिए वो बेचारे खामोश हैं। करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, ना करें तो क्यों करें, ऐसा वज़ीर आज़म का कहना है। तो बहरहाल नाज़रीन, वज़ीर आज़म चाहते हैं कि
तेल लोग कम खर्च करें और ख़ास तौर पे खाने का तेल भी कम खर्च करने का उन्होंने मशवरा दिया है एक डॉक्टर की तरह। और एक अहम बात है कि जो तेल का सवाल है, एक साल में हिंदुस्तान 134.7 अरब डॉलर का तेल यानी इंपोर्ट करता है और गोल्ड 72 अरब डॉलर का, जबकि वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं वो 19.5 बिलियन डॉलर्स के। यहाँ तक कि फर्टिलाइजर का मामला है तो 14.5 बिलियन डॉलर्स के फर्टिलाइजर हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है और ये चार जो आइटम है हिंदुस्तान के जुमला इंपोर्ट्स का 37% बनता है। तो बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो बहुत महान हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जो महान होते हैं वो इंसान नहीं होते ये कहा जाता है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ही कहा है कि मेरी बायोलॉजिकल पैदाइश नहीं हुई है, जबकि इनकी अगर बायोलॉजिकल नहीं हुई है तो क्या ये आसमान से उतारे गए हैं, ये सोचने वाली बात है। तो भक्तो भुगतो, ये आपके हालात अब ख़राब होने वाले हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं वहाँ एक खबर आ रही है और एक खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, और आंध्र प्रदेश में जो कम्युनल क्लैशेस हुए हैं और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि जिस अंदाज में वहाँ पर यानी फसाद भड़क यानी अलमास पेट में फूट पड़ा था, उसमें पुलिस ने 27 मुलजिमीन के खिलाफ FIR दर्ज किया है। और आपको ये बता दूं कि वहाँ पर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू BJP के साथ मिलकर और पवन कल्याण के साथ मिलकर हुकूमत कर रहे हैं, तो उसका असर पड़ना तो बहुत ज़रूरी है। तो बहरहाल वहाँ पर एक इंस्पेक्टर पुलिस ने जो FIR मुलजिमीन के खिलाफ दर्ज किया है उसमें 27 मुलजिमीन शामिल हैं। अब आप पूछेंगे कि मुलजिमीन में हिंदू भी होंगे और मुसलमान भी होंगे, नहीं, वहाँ पर BJP का और तेलुगु देशम और आपको बता दूं कि पवन कल्याण की जनसेना मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर ने तमाम 27 जो मुलजिमीन हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज किया है वो मुसलमान हैं, यानी मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज की है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर हालात ख़राब हो रहे हैं, किस कदर फ़िरका परस्त दरिंदे, फ़िरका परस्त कम्युनल डॉग्स जो हैं वो आला ओहदे पर पहुँच कर भी मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें कोई शर्माने की, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सहाफ़ी भी हैं और सहाफ़ी से पहले हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी कभी डरता नहीं और झूठ नहीं बोलता। हम जो कहते हैं वो अलपत्तर की लकीर होती है और ये आइन बाइन शय हम नहीं बकते, बल्कि हकीकत पसंदाना अंदाज में आपके सामने खबरें पेश करते हैं, पूरे आदाद व शुमार के साथ, पूरे दलाइल के साथ पेश करते हैं और हमारी जो खबरें होती हैं वो बिल्कुल मुतबर होती हैं। तो कहने का मतलब नाज़रीन आपको बता दूं कि किस तरह के हालात पैदा हुए हैं और मोदी जी जो हैं अब क्या करेंगे। ये मुल्क के हालात यानी जो महंगाई बढ़ेगी, तो क्या मोदी जी में हिम्मत है कि महंगाई बढ़ा दें? अगर बढ़ाते हैं तो अवाम इनको बढ़ा देंगे। इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।